मनीष, लगातार हम उसी आधार पर पूरे मामले के विद्रोह को समझना चाहते हैं, जहां नेपाल में विद्रोह के पीछे चीन वर्सेस अमेरिका और जिस तरीके से चीन की सोशल मीडिया को आजादी मिली है, ऐसे में इस इंपॉर्टेंट फैक्टर को देखते हुए, हालात के लिए देखते हुए इस वक्त क्या समझ आ रहा है मनीष? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बात तो साफ है कि नेपाल की सरकार ने अभी उन्हीं केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इजाज़त दी है जो कि चीन से बिलोंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका या पश्चिमी देशों से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया भर में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उनको यहाँ पर बैन किया गया है। देखिए, नेपाल के साथ एक बदकिस्मती रही है। वो मुल्क जो दुनिया में कभी किसी भी मुल्क के अधीन नहीं रहा, जो कभी गुलाम नहीं रहा, आज की तारीख में हर बड़ा देश जो है उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और उसमें चीन और अमेरिका दोनों पावर प्ले करने में लगे हुए हैं। अब संजोग की बात देखिए कि अभी अभी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन से होकर आए थे, वहां से उनको कुछ आशीर्वाद मिला और आते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो सीधे सीधे युवाओं को यहाँ पर इफेक्ट करता है। लेकिन बात ये नहीं है, अब इतना ही तक बात नहीं रुकने वाली है। प्रदर्शन के बीच में जिस तरह से कुछ लोग आते हैं, संदिग्ध लोग आते हैं और वो जानबूझकर प्रदर्शन को हिंसक बनाते हैं, इससे डर लग रहा है कि आने वाले समय में पुलिस या फिर सेना इसका नाम लेकर ज्यादा अत्याचार कर सकती है और युवाओं के खिलाफ सख्ती बरत सकती है और इसकी वजह से ये और ज्यादा बेकाबू हो सकती है। तो तब परिणाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन बड़े बड़े इंटरनेशनल गेम चल रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। देखिए, ये बात सच है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो युवाओं ने किया, लेकिन अब साफ हो गया कि बांग्लादेश में जो हुआ था उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। श्रीलंका में जो कुछ हुआ, हम सब ने देखा कि कितना चाइनीज इन्फ्लुएंस उसमें था। तो ऐसी स्थिति में नेपाल के बच्चों की मांग जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नेपाल की सरकार को समझने की जरूरत है कि किसी भी युवा वर्ग को आप लाठी से, डंडे से दबाकर नहीं रख सकते हैं और अगर ऐसा आप करेंगे तो उसका खामियाजा वही होगा जो शेख हसीना के साथ हुआ, जिसका खामियाजा हुआ जब श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा था। तो ये नौबत आपको ना आए, इसके लिए आप उन बच्चों से बात करिए, उन युवाओं से बात करिए, उनको बताइए कि सरकार का फैसला सही है या गलत है, तो क्यों लेना पड़ा, इसका विकल्प क्या है वो दीजिए। आप बैन कर देंगे और विकल्प कुछ नहीं देंगे। विकल्प में आप उनको कह रहे हैं टिकटॉक पर जाओ, जो लोग टिकटॉक पर नहीं है वो क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है कि केपी शर्मा ओली की सरकार की जिम्मेदारी बनती है और पहली जवाबदेही है उन बच्चों से बात करिए, उन छात्रों से बात करिए, उनको लाठी मत चलाइए। किया था कि इनका नेतृत्व आखिर कौन कर रहा है, कौन जाएगा इनके बेसिस पे बातचीत करने के लिए? क्योंकि ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं हम किसी संगठन से जुड़े नहीं है। फिलहाल लेटेस्ट तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां देखिए किस तरीके से उग्र प्रदर्शन के बीच लोहे की बैरिकेडिंग्स की गई और देखिए आमने सामने प्रदर्शनकारी और सुरक्षा। तो पुलिस के साथ झड़प और अलग अलग इलाकों से आ रही वो तस्वीरें, जिससे साफ है कि कैसे अभी भी हालात बेकाबू हैं। और यही वजह है कि ये एक और तस्वीर है जहां साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स बीच में लगा दिए गए हैं। वहीं आमने सामने ये प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल जो फिलहाल देखिए किस तरीके से स्पीकर्स के जरिए लगातार इन्हें हटने की बात कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हटने वाला नहीं है। और ये काठमांडू की वो तस्वीरें हैं जिसमें साफ है कि कैसे ये युवा अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन देखिए इन लोहे के बैरिकेड्स को किस तरीके से लगातार दबाव बनाते हुए हटाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस हालात में इनको काबू करना एक बहुत बड़ी चुनौती। और मनीष, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से ये प्रदर्शन उग्र हो रहा है, जाहिर सी बात है यही जेनजी और यही युवा इसकी चपेट में आने शुरू हो चुके हैं। यही वजह है कि कई जगहों पर हजारों प्रदर्शनकारी जिस तरीके से सड़क पर मौजूद हैं, उसकी कुछ और तस्वीरें अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही है। बिन्नी शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काठमांडू से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिन्नी जी, स्थिति इस वक्त क्या है? क्योंकि तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं कि कैसे हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और अभी भी युवा सड़क पर हैं।
जाहिर सी बात है कि हालात बहुत ही नाजुक है, क्योंकि पूरी काठमांडू में कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। जो सिर्फ जो जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी बिल्डिंग्स है, जो एरिया है जहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का जो कार्यालय का जो क्षेत्र है, उनका जो निवास का क्षेत्र है, और जो नारायणी राज दरबार जब पूर्व राजा रहते थे, उन तमाम एरिया में सिर्फ कर्फ्यू लगाया गया है। बाकी एरिया में अभी कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। लेकिन अभी जो हमें खबर मिली है, जो जानकारी मिली है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर आई थी, अभी 2 की मौत होने की पुष्टि अभी पुलिस, हालांकि सरकारी तौर पर नहीं कहेगा, लेकिन हॉस्पिटल डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की है। और अभी तक 70 लोग जख्मी हैं, उनमें से 50 लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ सिविल हॉस्पिटल में और कुछ ट्रॉमा सेंटर में है, और 2 आर्म पुलिस फोर्स के भी जवान इसमें घायल हुए हैं। हालात देखिए बहुत ही नाजुक है। जैसे कि अभी दूसरे मित्र ये बात कह रहे थे, ये आंदोलन सिर्फ जो है ये वाक स्वतंत्रता या जो है डिजिटल स्वतंत्रता में नहीं जुड़ी है। ये बहुत दिनों से ये दबी हुई आवाज है। नेपाल में मैं आपको ये बता दूं कि नेपाल से हर महीने हजारों युवा रोजगार के लिए खाड़ी मुल्कों में, अन्य मुल्कों में जाते हैं, और उनकी एक बड़ी मांग है कि नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत बड़ी समस्या है। उसकी भी बड़ी समस्या जो है वो है भ्रष्टाचार की समस्या है, और बात की समस्या है। ये उन दबी आवाज आज का उन सारे चीजों को जो है ना एकमुश्त जो ये एक बम की तरफ हटा है, जहाँ स्कूली विद्यार्थी से लेके कॉलेज के विद्यार्थियों से लेके सक्रिय रूप से भाग लिया है। हालांकि इसका नेतृत्व कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहा है। एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए कि इसका नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल है, उन्होंने सपोर्ट की घोषणा की है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हमने किसी को भी जो आंदोलन की अगुवाई करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, तो अभी आप ये कह रहे हैं कि कई राजनीतिक दल हैं जो इनका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच नेपाली युवाओं का ही ये प्रदर्शन है, जहां सड़क पर किस तरीके से युवा एकजुट हैं उसकी एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं रुपेश। और इस तस्वीर के बीच ये भी साफ हो चुका है कि पूरी तरीके से हर जगह कर्फ्यू नहीं है, लेकिन जो अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं, क्योंकि यही तस्वीर हम देख रहे हैं, बैरिकेड्स तक को इन लोगों ने पार कर लिया अब युवाओं ने। देखिए बिल्कुल, और युवा ऐसा वर्ग है जिसको कंसिक्वेंसेस का बहुत पता नहीं होता है, या वो कंसिक्वेंसेस से नहीं डरते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे उसके बारे में बहुत सोचे बगैर, क्योंकि कोई नेतृत्व करता नहीं है, कोई संगठन करता नहीं है। कॉलेज से में लोग इकट्ठे हुए और सारे कॉलेजों से लोग इकट्ठे होकर के पहुंच गए कि संसद परिसर पहुंचना है वहां पर, और वहां पहुंचने के बाद से तोड़फोड़ और जो स्थिति स्क्रीन पर दिख रही है वैसी स्थिति बन गई। लेकिन सिर्फ ये काठमांडू की ही बात नहीं है, जितना दमन होगा, जितना दबाया जाएगा, ये आप जनकपुर से लेकर के और पोखरा और विराटनगर से लेकर के और तमाम जो इलाके हैं नेपाल के काठमांडू सहित वहाँ भी, और सिर्फ आज का मामला नहीं है, क्योंकि काठमांडू में तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू में हो सकता है कि आंसू गैस के गोले चलाए गए, वहाँ गोलियां चली हैं, जैसा बता रहे हैं कि 2 लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन उसके बाद काठमांडू राजधानी से निकलने के बाद जो नेपाल के या किसी भी जगह अगर आंदोलन होता है तो आंदोलन मुख्य जगह से निकलने के बाद से वो दूसरे जगहों पर जो छोटे छोटे जगह हैं वहाँ पर वो और उसके अगले दिन से रूप धारण करता है। और युवा भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया है, जो उनकी मुख्य मांग है, ये सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्री जो जारंग हैं उनके खिलाफ नहीं है, ये प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार भी इसमें मुद्दा है। सिर्फ जो 26 जो ऐप्स हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो एक तात्कालिक कारण है, लेकिन उसके पहले से जैसा कि कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, युवा ने ये बात कही कि ये ऐसा किया गया है और सरकार के खिलाफ विद्रोह है जिसकी आज से शुरुआत हुई है, और ये अभी कुछ दिन और चलेगा, लंबा चलेगा।